नव्या की आंखों में नींद नहीं थी। तकिए के पास पड़ी घड़ी की सुई जैसे उसकी सांसों के साथ चल रही थी। हर टिक टिक में एक अधूरा एहसास, हर बीते मिनट में एक अनकहा सवाल था कि क्या यही रिश्ता है जिसमें दो लोग एक ही छत के नीचे हों, लेकिन दिल इतनी दूर हो कि हर शब्द एक दीवार बन जाए, हर खामोशी एक गहरी खाई, और हर रात एक नई दूरी का नाम हो जाए। राघव ठीक बगल में था, लेकिन दोनों की पीठ एक दूसरे की ओर थी। एक बिस्तर पर दो जिस्म, लेकिन दो अलग अलग दुनियाएं। नव्या को याद आया जब उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। तब राघव रात को उसके बालों में उंगलियां फेरता था और पूछता था, आज सबसे अच्छा क्या लगा तुम्हें? और नव्या मुस्कुराते हुए कहती थी, तुम्हारा चेहरा देखना। लेकिन आज वही चेहरा उससे मुंह फेर कर सो रहा था। न मुस्कान, न संवाद, बस खामोशी। उसे वो दिन भी याद आया जब उसने पहली बार राघव को अपने दिल की बात बताई। कॉलेज के बाद पहली नौकरी लगी थी। दोनों ही नए नए थे, लेकिन दिल के तार ऐसे जुड़े जैसे कोई पुराने जन्म की पहचान हो। रिश्ता आगे बढ़ा, सगाई हुई, परिवार की रजामंदी मिली, और फिर शादी। शादी के बाद पहला साल कुछ सपना जैसा था। दोनों ने मिलकर किराए का एक छोटा सा फ्लैट सजाया था, दीवारों पर अपने पसंदीदा पेंटिंग लगाए थे। रविवार की दोपहरें आलसी होती थी, लेकिन साथ होती थी। रसोई में राघव चाय बनाता था और नव्या पराठे। दोनों के बीच प्यार जैसे हर सांस में घुला हुआ था, लेकिन वक्त के साथ जैसे वो मिठास कड़वाहट में बदलने लगी। काम का तनाव, जिम्मेदारियों का बोझ, और सबसे बड़ी बात संवाद की कमी। धीरे धीरे राघव देर से घर आने लगा। उसका कहना था कि ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है, और नव्या सोचती थी कि क्या ऑफिस का काम प्यार से बढ़कर हो सकता है। उसने कई बार कहा, थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकालो। राघव हर बार कहता, तुम्हें समझना चाहिए नव्या, मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। लेकिन भविष्य के नाम पर वर्तमान को भूल जाना कोई समझदारी नहीं थी। नव्या दिन भर अकेली रहती, घर संभालती, रसोई, कपड़े, साफ सफाई सब करती। लेकिन जब शाम होती तो उसका दिल एक साथी की तलाश करता, एक ऐसा साथी जो उसके पास बैठे, उसकी आंखों में देखे, उसकी बात सुने। लेकिन राघव जब आता तो या तो मोबाइल में घुसा होता या लैपटॉप खोलकर काम में। बात होती तो बस काम की, खाना खा लिया, बिल जमा हो गया, मेड आई थी, लेकिन कभी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। और यहीं से रिश्ते में दरार आने लगी। छोटे छोटे झगड़े बड़े होते गए। हर बहस में पुराने गिले शिकवे निकल कर आते। एक बार नव्या ने बहुत प्यार से कहा, चलो आज बाहर डिनर पर चलते हैं। राघव ने बिना देखे जवाब दिया, थका हूँ यार, घर पर ही खा लेते हैं। और तब नव्या ने कहा, थक तो मैं भी जाती हूँ राघव, लेकिन मैं फिर भी हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ। राघव चुप हो गया, लेकिन उसकी चुप्पी में कोई पछतावा नहीं था, बस थकान थी। और यही थकान धीरे धीरे रिश्ते को भी थका रही थी। एक दिन नव्या की मम्मी की तबीयत खराब हुई। वो मायके गई, 4 दिन रही वहां। किसी ने उसकी आंख में देखकर पूछा, बिटिया खुश तो हो ना? और वो मुस्कुरा दी।
लेकिन उसके होठों की मुस्कान और आंखों की नमी ने सब बयां कर दिया। मम्मी ने जब उससे अकेले में पूछा, राघव कैसे हैं तेरे साथ, नव्या ने पहली बार दिल से कहा, माँ वो अच्छा है, जिम्मेदार है, लेकिन उसका दिल बहुत दूर चला गया है। अब वो मेरे साथ नहीं, मेरे बगल में रहता है। माँ समझ गई। उन्होंने कहा, बेटा, रिश्ता निभाना पड़ता है। सिर्फ शादी कर लेने से कोई पति नहीं बनता, और सिर्फ घर संभाल लेने से कोई पत्नी नहीं बनती। एक दूसरे का साथ समझदारी से देना पड़ता है। नव्या जब वापस लौटी तो उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने राघव से उसका पसंदीदा खाना बनाया, मोमबत्ती जलाई, टीवी बंद किया, मोबाइल साइड में रख दिया, और जब राघव आया तो बोली, आज सिर्फ हम, कोई काम नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ बातें। राघव ने देखा तो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या फर्क पड़ता है नव्या, तुम भी थक चुकी हो, मैं भी। उस रात दोनों ने साथ खाना तो खाया, लेकिन बिना बोले, और वही खामोशी जैसे उनकी आखिरी कोशिश को भी निगल गई। अब नव्या हर दिन अपने अंदर सिमटने लगी। उसने बातें बंद कर दी थी, मुस्कुराना छोड़ दिया। राघव भी पहले कुछ कहता था, लेकिन फिर उसने भी आदत बना ली। जब घर में बस दो लोग रहते थे, जो था, साथ नहीं थे, सिर्फ एक साथ रहने का दिखावा कर रहे थे। एक दिन नव्या ने डायरी में लिखा, मैं अब उसके साथ नहीं, बस उसके समय में कहीं खो गई हूँ। और तब उसने फैसला किया कि कुछ समय के लिए खुद को समेटना जरूरी है। वो मायके गई। राघव ने रोका नहीं, बस इतना कहा, जैसे ठीक लगे। नव्या जब मायके पहुंची तो उसकी माँ ने उसका चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे गले लगा लिया। उस आलिंगन में जैसे सारी पीड़ा बह निकली। वो अगले 3 हफ्ते वहीं रही। उसने खुद को फिर से महसूस किया। किताबें पढ़ी, टेरेस पर बैठी, पुराने गाने सुने। सबसे जरूरी, उसने खुद से बात की। उसने सोचा कि क्या सच में रिश्ता खत्म हो गया है, या बस खो गया है। क्या उसे फिर से तलाशा जा सकता है। तभी एक शाम उसका फोन बजा। स्क्रीन पर राघव का नाम था। उसने हिम्मत से उठाया। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, कैसी हो। नव्या चौंकी। 3 हफ्तों में ये पहली बार था जब राघव ने उसे कॉल किया था। वो बोली, ठीक हूँ, तुम कैसे हो। राघव चुप रहा, फिर बोला, घर बहुत खाली है, दीवारें बोलती नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी अब चुभती है। नव्या की आंखें भर आई। राघव ने कहा, मुझे माफ करना, मैं इतना भी नहीं समझ पाया कि तुम्हारी खामोशी भी एक चीख थी, जो मैं कभी सुन नहीं पाया। नव्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी चुप्पी इस बार शिकायत नहीं, सुलझी हुई थी। राघव बोला, अगर कहो तो मैं आ जाऊं तुम्हें लेने। और नव्या ने कहा, मैं खुद आ जाऊंगी, लेकिन इस बार एक शर्त पर। राघव ने पूछा, क्या। नव्या बोली, अब से हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, साथी भी होंगे। एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे, और अगर कभी फिर से खामोशी आए तो उसका मतलब समझेंगे। राघव ने कहा, मैं तैयार हूँ। और उसी शाम नव्या ने पैकिंग की, लेकिन इस बार मायके से ससुराल नहीं, एक नई शुरुआत के लिए। जब नव्या फिर से घर लौटी तो दरवाजे पर राघव पहले से खड़ा था। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता नहीं था, ना कोई मिठाई या गिफ्ट, लेकिन उसकी आंखों में जो शर्म और अपनापन था, वो किसी तोहफे से कम नहीं था। नव्या चुपचाप अंदर चली गई। राघव ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बोला, खाना खाओगी। नव्या ने सिर हिलाया और बगैर बोले किचन की ओर बढ़ गई। किचन में जाकर उसने देखा कि सिंक में बर्तनों का ढेर है, गैस पर कुछ अधपका खाना पड़ा है, और रसोई में हल्की सी बदबू थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सफाई शुरू कर दी। पीछे से राघव आया और बोला, मैं करता हूँ ना ये सब, तुम बैठो। लेकिन
नव्या ने हाथ रोकने नहीं दिया। बोली, नहीं, ये मेरा घर है और घर में लौट कर आने पर मैं पहले उसे सहेजती हूँ। राघव चुपचाप खड़ा रहा। उस दिन रात का खाना दोनों ने साथ खाया। पहली बार राघव ने प्याज काटे और उसकी आंखों में आंसू आए तो नव्या ने कहा, ये सिर्फ प्याज नहीं, हमारे रिश्ते की परतें हैं, जिनमें कुछ तीखा है, कुछ खट्टा है और कुछ इतना गहरा कि आंखें भी नम हो जाए। राघव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, और तुम हर बार एक नई रेसिपी बना लेती हो जिसमें इन्हीं चीजों को स्वाद मिलता है। उस रात दोनों ने मिलकर किसी दिखावे के खाना खाया, न मोमबत्ती, न रोमांटिक म्यूजिक, लेकिन एक शांति थी जो लंबे समय से गुम थी। खाने के बाद राघव ने खुद बर्तन धोए, फिर दोनों बालकनी में जाकर बैठ गए। रात की हवा हल्की थी, ठंडी थी। चांद पूरा नहीं था लेकिन अधूरा भी सुंदर लग रहा था, जैसे उनका रिश्ता अधूरा लेकिन उम्मीद भरा। राघव ने बहुत दिनों बाद नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना ये घर सिर्फ ईंट लगते हैं। तुमने सही कहा, साथ रहने से रिश्ता नहीं बनता, उसे निभाना पड़ता है। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ धीरे से दबा दिया। अगले कुछ दिनों में दोनों ने मिलकर घर को फिर से सजाया। पुराने फोटो फ्रेम फिर से दीवारों पर लगे। डाइनिंग टेबल पर अब सिर्फ खाना नहीं, बातें भी परोसी जाने लगी। लेकिन सब कुछ एकदम से ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जख्म गहरे थे, उन्हें भरने के लिए समय चाहिए था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त राघव को उसकी पुरानी दोस्त सिमी मिल गई। कॉलेज की दोस्त थी, कभी बहुत खास हुआ करती थी, अब बस फेसबुक फ्रेंड जैसी ही रह गई थी। सिमी ने बातों बातों में पूछा, शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? राघव ने हंसकर कहा, सीख रही है। और उसी वक्त उसने महसूस किया कि सच में शादी कोई डिग्री नहीं होती जो एक बार मिल जाए तो काम खत्म। ये तो एक कोर्स है, हर दिन पढ़ना पड़ता है और हर दिन समझना पड़ता है और सबसे जरूरी हर दिन दोहराना पड़ता है। उसी शाम वो घर आया तो नव्या ने कहा, आज कुछ अलग बनाएं। राघव ने कहा, बनाते हैं, लेकिन इस बार रेसिपी मैं दूंगा। और मैंने उसने अपनी मम्मी की पुरानी डायरी से एक पंजाबी करी की रेसिपी निकाली। दोनों ने मिलकर बनाई। किचन गड़बड़ हुआ, हल्दी गिर गई, आटा उड़ गया, लेकिन उस हंसी में जैसे फिर वो खोया हुआ था साथ मिल गया। नव्या ने देखा कि राघव अब बातें सुनने लगा है, जवाब देने से पहले रुकता है, कभी कभी गलती भी मान लेता है। और वो खुद भी कोशिश कर रही थी कि हर बात पर बहस न हो, हर गलती पर ताने न मारे जाए। एक शाम जब दोनों बैठे थे, राघव ने पूछा, क्या हम अब भी टूटे हुए हैं? नव्या ने जवाब दिया, नहीं, हम अब जुड़े हुए दो टूटे लोग हैं जो मिलकर एक पूरा रिश्ता बना रहे हैं। ये सुनकर राघव चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नमी सी तैर गई। अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने मिलकर छोटी छोटी चीजों में साथ ढूंढा, जैसे सब्जी खरीदना, बच्चों वाली फिल्म देखना या गले लगकर सोना। ये सब पहले कभी भी बड़ा नहीं लगता था, लेकिन अब हर छोटी चीज एक उम्मीद थी, एक बंधन था। एक दिन राघव ने कहा, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे साथ जीना सीखा है और अब ये सीख अधूरी नहीं रहनी चाहिए। नव्या ने कहा, साथ चलना है तो हर मोड़ पर साथ देना होगा, चाहे रास्ता कठिन हो या आसान। उस रात दोनों ने पहली बार साथ बैठकर भविष्य की प्लानिंग की, और जैसे ही एक साथ वीकेंड ट्रिप पर जाना, बच्चों के बारे में सोचना और माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजना, अब राघव सिर्फ पति नहीं, एक साथी बन रहा था।
जो तकलीफ में कंधा देता था और खुशी में साथ नाचता था। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई, जब अचानक नव्या की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो खुश थी, लेकिन डर भी था। क्या राघव अब सच में तैयार है पिता बनने के लिए? क्या वो भावनात्मक रूप से इतना मजबूत हो चुका है कि एक और जिम्मेदारी को सहजता से स्वीकार कर सके? उसने जब राघव को रिपोर्ट दिखाई तो वो कुछ पल चुप रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मुझे डर लग रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ हूँ इसलिए विश्वास भी है। और यही वो पल था जब नव्या ने पहली बार महसूस किया कि उसका रिश्ता अब सहपति से आगे बढ़ चुका है। अब राघव उसका सहमाता बन रहा है, जो न सिर्फ जिम्मेदारी समझ रहा है बल्कि भावनाओं में भी साथ चल रहा है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से लेकर रात को हल्की तबीयत खराब होने तक राघव हर जगह था। एक दिन जब नव्या को बहुत तेज उल्टी आई तो राघव आधी रात को दवाई लेने दौड़ा, और जब लौटा तो हाँफते हुए बोला, अब तुम कह सकती हो कि मैं सिर्फ पति नहीं, एक जिम्मेदार आदमी हूँ। नव्या हंस पड़ी और उस हंसी में बीते कई महीनों की थकान बह गई। अब दोनों हर सुबह एक नई शुरुआत के साथ उठते थे। राघव काम से पहले नव्या को देखता और कहता, अपना ख्याल रखना, दो जिंदगियों का बोझ है तुम्हारे कंधे पर। और नव्या जवाब देती, जब तुम्हारा साथ है तो बोझ नहीं लगता। इस तरह उनका बिगड़ा रिश्ता अब धीरे धीरे संवरने लगा था और उसकी जड़ें पहले से गहरी हो रही थी। गर्भवती होने के बाद नव्या के शरीर में बदलाव आ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके और राघव के रिश्ते में आ रहा था। वो जो पहले सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते थे, अब उसमें अपनापन भी आ गया था। नव्या के पैरों में सूजन आनी शुरू हुई तो राघव ने हर शाम उसके पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी। वो जो पहले ऑफिस से आने के बाद मोबाइल में घुसे रहते थे, अब नव्या की तबीयत, उसका मूड, उसके खाने पर ध्यान देते। एक दिन नव्या ने हल्के गुस्से में कहा, इतना प्यार पहले क्यों नहीं करते थे? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तब समझ नहीं थी, अब डर है तुम्हें खोने का। और जब डर होता है तो आदमी सच्चा होने लगता है। नव्या ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो एक दूसरे को समझने लगे थे। चाय का स्वाद कड़वा भी हो जाए तो मुस्कुरा कर पीते थे। बहस हो भी जाए तो एक दूसरे की आंखें देख समझ जाते कि माफी जरूरी है। और कभी चुप्पी छा जाए तो उसमें भी अपनापन ढूंढ लेते थे। हर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में राघव साथ जाता। सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन सुनते ही उसके चेहरे पर जो चमक आई थी, नव्या ने उस दिन पहली बार राघव की आंखों में वो खुशी देखी थी जो अब तक छुपी हुई थी। जो किसी अधूरी पहेली का टुकड़ा मिल जाए तो राघव अब सिर्फ एक पति नहीं था, वो पिता बनने की प्रक्रिया को भी पूरे समर्पण के साथ ही जी रहा था। सुबह नव्या के लिए नाश्ता बनाना, दोपहर को जब ऑफिस से वक्त मिलता तो फोन करके हाल पूछता, और रात में अगर नव्या को नींद न आए तो कहानियां सुनाना। वो कहानियां जिनमें न हीरो होता न विलेन, बस एक प्यार करने वाला इंसान होता जो अपनी पत्नी की मुस्कान बचाए रखने के लिए हर कोशिश करता। एक दिन नव्या ने थक कर कहा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है न दोबारा? राघव ने कहा, नहीं, अब की बार मुझे तुमसे नहीं, हमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे पास साथ जो हम बन रहे हैं, उस रिश्ते से, उस भाव से, उस बच्चे से जो हमारे बीच में जीवन का नया अर्थ लेकर आ रहा है। और ये सुनते ही नव्या की आंखें भर आई।
जब बच्चा पेट में लात मारता तो राघव खुशी से कूद पड़ता। कभी कभी तो वो खुद पेट पर कान लगाकर घंटों यूं ही पड़ा रहता जैसे कोई संगीत सुन रहा हो। बच्चे की कीक अब उसके लिए कोई हलचल नहीं, एक नई जिंदगी का संकेत बन गई। इन सब के बीच एक शाम ऐसी कई आई जब नव्या की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार, शरीर में कपकपी होने लगी। राघव उस समय ऑफिस में था, लेकिन जैसे ही कॉल आया बिना कुछ सोचे ऑफिस छोड़कर भागा। अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर कह रहे थे कि संक्रमण है और सावधानी जरूरी है। उस रात राघव नव्या के पास आईसीयू में के बाहर बेंच पर बैठा रहा, पूरी रात जागता रहा, प्रार्थना करता रहा, गुरु मंत्र जपता रहा। सुबह जब डॉक्टर ने बताया कि अब खतरा टल गया है, तो राघव ने चैन की सांस ली और मंदिर जाकर पहली बार भगवान को धन्यवाद कहा। वो जो कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, अब नव्या और बच्चे के लिए नतमस्तक हो चुका था। उस दिन के बाद राघव ने संकल्प लिया कि चाहे जो हो जाए, अब वो कभी भी रिश्ते को हल्के में नहीं लेगा। वो हर दिन नव्या के साथ बिताना चाहता था, हर पल, हर भावना, हर डर और हर खुशी को साथ जीना चाहता था। अब नव्या भी देख रही थी कि राघव पहले से बदल गया है। वो अब सवाल नहीं करता, जवाब नहीं मांगता, वो बस साथ देता। जो सबसे जरूरी था, गर्भ के 9 महीने अब जैसे उड़ते चले जा रहे थे। नव्या के लिए वो महीनों की पीड़ा नहीं, प्रेम का सबसे सुंदर अनुभव बन गया। और जब डिलीवरी का दिन आया, राघव ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। हर मिनट किसी शादी जैसा बीत रहा था। नर्स जब बच्चा लेकर बाहर आई और बोली, बधाई हो, बेटी हुई है, तो राघव की आंखें छलक गई। उसने बच्ची को गोद में लिया और बस देखता रह गया, जैसे किसी देवी को छू रहा हो। नव्या जब होश में आई और राघव ने बच्ची को उसकी गोद में रखा, तो वो दोनों रो पड़े। राघव ने कहा, तुमने मुझे पिता नहीं, एक इंसान बना दिया। नव्या ने कहा, और तुमने मुझे सिर्फ माँ नहीं, एक पूरा जीवन दिया। अब उनका रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं, माता पिता थे। और हर इस पहचान ने उनकी सारी पिछली दरारों को भर दिया। राघव ने जब नव्या को घर लाया तो पूरे घर को फूलों से सजाया। माँ ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया। पिताजी की आंखों में भी नमी थी। वो बच्ची जिसका नाम उन्होंने सविता रखा था, अब उनके रिश्ते की डोर बन चुकी थी। सविता के हर रोने पर दोनों दौड़ते, हर हंसी पर दोनों साथ मुस्कुराते। अब उन्हें कोई समझाने वाला नहीं चाहिए था, कोई शादीशुदा जीवन की सलाह नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब उन्होंने खुद अपने अनुभव से सीख लिया था कि रिश्ता बिगड़ता नहीं, बस थम जाता है। उसे सहारे की नहीं, समझदारी की जरूरत होती है, और वो सहारा मिल जाता है तो सबसे टूटा रिश्ता भी फिर से जुड़ सकता है। आज जब नव्या खिड़की से बाहर देखती है और गोद में सविता सो रही होती है, तो उसके मन में कोई शिकायत नहीं होती, कोई गिला नहीं होता। उसे लगता है कि अगर वो समय न आया होता तो शायद राघव कभी बदल नहीं पाता, और अगर वो झगड़े न हुए होते तो आज ये शांति अधूरी होती, क्योंकि हर तूफान के बाद ही तो आसमान खुलता है। और अब उनके जीवन का आकाश पूरी तरह नीला, शांत और आशा से भरा था। नव्या ने डायरी में लिखा, एक समय था जब मैं अकेली थी, उसी घर में उसी इंसान के साथ, लेकिन आज मैं पूरी हूँ, क्योंकि अब वो इंसान सिर्फ मेरा पति नहीं, मेरा सहमाता है, जो मेरी तकलीफ को समझता है, मेरी खुशी को अपनाता है
और मेरी चुप्पी में भी शब्दों की गूंज सुन लेता है। कविता के आने के बाद घर का हर कोना बदल गया था। पहले जो खामोशी कभी दिल को चुभती थी, अब वही खामोशी सविता की मासूम हंसी में भर गई थी। उसकी किलकारियों में नव्या को अपनी अधूरी बातों का उत्तर मिल गया था और राघव को अपनी जिंदगी की नई दिशा। अब वे दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं जी रहे थे, बल्कि उस नन्ही सी जान के लिए जो उनकी हर सुबह का सूरज और हर रात का चांद बन गई थी। राघव अब ऑफिस में जाने के बाद सबसे पहले सविता को गोद में लेता और उसे ऊपर हवा में उछालता और फिर उसके गालों को चूमते हुए कहता, मेरी रानी, मेरी जिंदगी। नव्या मुस्कुराकर ये सब देखती और उसके अंदर का वो कोना जो कभी टूट चुका था, हर रोज थोड़ा थोड़ा जुड़ता जाता। अब वो राघव को देखने पर मुस्कुराती थी, बात बात पर ताने नहीं मारती थी, बल्कि अब वो समझने लगी थी कि बदलना समय की जरूरत नहीं, रिश्तों की भी आवश्यकता है। एक दिन राघव बहुत थका हुआ घर आया, चेहरा मुरझुराया हुआ था, शरीर बोझिल था, लेकिन जब उसने सविता को देखा तो उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा आ गई। उसने नव्या से कहा, तुम जानती हो, ये बच्ची मेरी थकान खींच लेती है, जैसे भगवान ने खुद मुझे एक नई सांस दी हो। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम हमें एक नई जिंदगी दे रहे हो। राघव ने उसे गले लगा लिया। पहले तो स्पर्श औपचारिकता हुआ करता था, अब वो आत्मा तक को छूने लगा था। वो दोनों अब शब्दों से ज्यादा मौन में संवाद करने लगे थे। कभी देर रात को जब सविता रोती तो राघव खुद उठ जाता, उसे गोद में लेकर चलता, झूला झूलाता, लोरी गाता। नव्या जब ये सब देखती तो उसकी आंखों में वो संतोष आ जाता जो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आता है। अब घर में केवल दीवारें नहीं थी, अब हर दीवार पर प्यार की परत चढ़ गई थी। एक दिन जब नव्या ने राघव से कहा कि वह दोबारा काम पर लौटना चाहती है, तो राघव ने बिना किसी सहमति से कहा, बिल्कुल जाओ। तुम्हारी हर पहचान सिर्फ माँ या पत्नी नहीं, तुम खुद एक संपूर्ण स्त्री हो, और मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी तुम्हें देखकर सीखे कि आत्मनिर्भरता क्या होती है। नव्या के लिए ये शब्द किसी उपहार से कम नहीं थे। वो जो कभी सोचती थी कि राघव उसे समझता नहीं, आज वही राघव उसकी आत्मा तक को पढ़ने लगा था। ऑफिस ज्वाइन करने के पहले दिन नव्या थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम पहले भी सब संभालती थी, अब तो तुम्हारे पास अनुभव भी है, हमारी बेटी की प्रेरणा भी। और यही बात नव्या के आत्मविश्वास को फिर से जगा गई। पहले दिन ऑफिस से लौटकर जब नव्या घर पहुंची तो उसने देखा कि घर पूरी तरह साफ था। राघव ने खाना भी बनाया था और सविता को समय पर दूध भी पिलाया था। नव्या ने आश्चर्य से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? राघव ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम सालों से कर रही थी, बस अब मैं भी तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन गया हूँ। और सच में अब वो सिर्फ उस घर का एक सदस्य नहीं, अब वह उस रिश्ते का स्तंभ बन चुका था जो पहले कभी लड़खड़ाया करता था। अब एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों ने एक साथ बैठकर अपने पुराने एल्बम खोले। शादी की तस्वीरें, हनीमून की सेल्फी, पहले त्योहार की तस्वीर, हर फोटो के साथ कुछ बातें निकलती गई, कुछ हंसी, कुछ आंसू और कुछ ऐसे लम्हे जिन्हें फिर से जीने का मन करता था। राघव ने एक फोटो को देखते हुए कहा, देखो इस फोटो में तुम कितना मुस्कुरा रही हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी ऐसे ही मुस्कुराए, और उसके लिए जरूरी है कि उसकी माँ कभी उदास न हो। नव्या ने तस्वीरों के बीच राघव का हाथ थामा और कहा, और उसकी मुस्कान के लिए जरूरी है कि उसके पिता हमेशा यूं ही साथ खड़े रहें। उन तस्वीरों में न सिर्फ यादें ताजा की, बल्कि रिश्तों की नींव को और मजबूत कर दिया। अब ये दोनों सिर्फ बातें
कल की तस्वीरें नहीं देख रहे थे, बल्कि आने वाले कल की एक नई दुनिया बुन रहे थे। सविता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसका पहला शब्द माँ नहीं, पा था। राघव को जब ये पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सविता को गोद में लेकर कहा, मेरी बेटी का पहला प्यार मैं हूँ। नव्या मुस्कुराई, और पहली बार तुम वाकई ईर्ष्या के काबिल हो। अब उनके बीच पहले वाली चिढ़, गुस्सा, दूरी नहीं रही थी। अब वहाँ था तो सिर्फ एक गहरा, भावनात्मक और सच्चा रिश्ता, जिसने समय की कसौटी को पार कर लिया। एक दिन परिवार में सब मिलकर हवन कर रहे थे। राघव ने नव्या से कहा, इस बार संकल्प तुम लो, क्योंकि इस बार मेरा हर संकल्प तुम्हारे साथ ही पूरा होगा। नव्या ने मंत्रों के बीच आंखें बंद की और महसूस किया कि उसका पति अब सहपति नहीं, वास्तव में उसका समाता बन चुका है। अब जो सिर्फ जिम्मेदारी में साथ था, अब भावना में भी जुड़ गया। उसके दुख में आंखें नम करता है, उसकी थकान में हाथ थामता है, उसकी सफलता में तालियां बजाता है, उसकी हर कमजोरी में ढाल बनता है। अब वो रिश्ता जो एक समय टूटने के कगार पर था, आज सबसे मजबूत और गहराई से जुड़ा हुआ था। रिश्ता बन चुका था, जैसे टूटी कांच की चूड़ियों को फिर से पिरोकर एक सुंदर कंगन बना लिया हो, और उस कंगन में अब दर्द नहीं, बस चमक थी। नव्या और राघव का जीवन अब एक नई रफ्तार से चल रहा था, जैसे किसी रुके हुए संगीत में फिर से सुर मिल गया हो। उनके बीच की खामोशियां अब उनकी समझ बन चुकी थी, जो पहले कभी तानों और शिकायतों से भरी होती थी, अब वो मौन में एक सहज संवाद बन गई थी। सविता अब स्कूल जाने लगी थी, और हर शाम जब वो वापस आती तो उसके चहक से घर भर उठता था। नव्या अक्सर काम से लौटते वक्त स्कूल के बाहर खड़ी होती, और जैसे ही सविता भागती हुई उसकी गोद में आती, तो वो लम्हा जैसे हर संघर्ष का सुकून बन जाता। राघव ऑफिस से आते ही दोनों माँ बेटी को सीने से लगाता और कहता, अब घर घर लगता है। एक दिन सविता ने स्कूल में पेरेंट्स डे के लिए एक ड्रामा चुना, जिसमें माँ बाप के बीच की लड़ाई और पिता फिर सुलह को दिखाया जाता है। उसने नव्या से कहा, मम्मा पापा आप दोनों को एक्टिंग करनी है। राघव और नव्या पहले तो हंसे, लेकिन फिर जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो दोनों की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि वो कहानी जैसे उन्हीं की जिंदगी का आईना हो। उस दिन मंच पर जब दोनों ने अभिनय किया तो पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। लेकिन नव्या और राघव के लिए वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो तो अपने जीवन के हर उस क्षण को दोबारा जी रहे थे, जिसे पार करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साथ मिलकर किया। उसी शाम घर लौटकर राघव ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम एक दिन ऐसे भी मुस्कुराएंगे? नव्या ने धीरे से जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन मैंने कभी छोड़ना भी नहीं चाहा। राघव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और मैंने कभी तुम्हारा हाथ दोबारा छोड़ने की गलती नहीं की। अब दोनों ने तय किया कि वो अपने अनुभव को एक किताब में ढालेंगे, जिनमें वो सारी बातें होंगी जो एक शादी को सिर्फ निभाने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए जरूरी है। किताब का नाम रखा गया सहमाता, क्योंकि यह सिर्फ पति या पत्नी की कहानी नहीं थी, यह उस साझेदारी की कहानी थी, जहां दोनों एक दूसरे की भूमिका को समझा, अपनाया और निभाया। किताब छपने के कुछ दिनों बाद ही बेस्ट सेलर बन गई, और कई दंपतियों ने उन्हें पत्र लिखकर धन्यवाद कहा कि उनकी कहानी ने उन्हें टूटने से बचा लिया। नव्या ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारा रिश्ता परफेक्ट कभी नहीं था, लेकिन अपने हर गलती को स्वीकारा, हर चोट को मिलकर सहा, बस यही हमें जोड़ता गया। राघव ने वही कहा,
पति होना आसान था, लेकिन सहमाता बनना एक यात्रा थी जिसमें मुझे अपने अहंकार को छोड़ना पड़ा, संवादनाओं को अपनाना पड़ा। लेकिन इसका फल मेरी बेटी की मुस्कुराहट से मिलता है, और उसमें बड़ा पुरस्कार कोई नहीं। सविता अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी बोर्ड की परीक्षा थी। एक दिन वो आई और बोली, पापा, मुझे कुछ पूछना है। आप दोनों एक वक्त पर अलग होने वाले थे ना? नव्या और राघव एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने उसे गोद में बिठाया और राघव ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन हमने उस दर्द को सहा, समझा, क्योंकि हम तुम्हें अधूरी कहानी नहीं देना चाहते थे। सविता ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए आप दोनों मेरी पूरी ताकत हो। उस दिन नव्या और राघव ने महसूस किया कि उनका संघर्ष सिर्फ उनका नहीं, वो उनके बच्चों की, उनकी आने वाली पीढ़ियों की भी ताकत बन सकता है। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक दूसरे की प्रेरणा, साहस और सबसे बढ़कर एक सच्चे सहमाता बन चुके थे। वे रिश्ते के हर रंग को जान चुके थे, और अब हर नया दिन उनके लिए एक उत्सव था। एक सुबह दोनों मंदिर जा रहे थे। नव्या ने कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? राघव हंसते हुए बोला, हाँ, तुम बहुत गुस्से में थी और मैं चुप। नव्या ने मुस्कुराकर कहा, अब देखो, तुम बोलते हो, मैं सुनती हूँ। राघव ने तुरंत कहा, क्योंकि अब हमारे बीच तकरार नहीं, समझ है। मंदिर में उन्होंने मिलकर एक दीप जलाया और एक व्रत लिया कि चाहे जीवन में कितनी भी धूप छांव आए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वही रिश्ता जो कभी कांच की तरह चटकने वाला था, अब मजबूत लोहे की जंजीर बन गया था, जिसमें प्रेम, त्याग, सम्मान और सबसे जरूरी साथ की गांठ थी। और इस तरह उनका बिगड़ा रिश्ता नहीं सिर्फ सधा, बल्कि एक आदर्श बन गया, एक मिसाल बन गया, और वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हमसफर, हमदर्द और सबसे बढ़कर सहमाता बन गए।